प्रिय छात्रों नमस्कार। इस चैप्टर का यह पार्ट 4 वीडियो है और इसी वीडियो के साथ मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो इसके पाठ के प्रश्न उत्तर बचेंगे वो भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे, तथा आपको इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को मैंने ख़त्म कर दिया है। आपको एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर समाप्त किया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट अब कर लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, यानी दाहिने हाथ का नियम क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाम हस्त का नियम मैंने पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था डिटेल में, थोड़ा इसको समझ लीजिए। दक्षिण हस्त नियम यानी दाहिने हाथ का नियम, वो भी फ्लेमिंग के। बहुत आसान है, बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क है इसमें। देखिए यहाँ लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ, ये मेरा दाहिना हाथ है, ठीक है, दाहिने हाथ की तर्जनी हमारा कौन है, ये वाला जो अंगूठा है, ये अंगूठा के बाजू में ये तर्जनी है, ठीक है। तो तर्जनी और माध्यम ये बीच वाला, ठीक है, माध्यम, तर्जनी और माध्यम तथा अंगूठा ये है, ठीक है, को इस प्रकार लाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी तीन उंगली को इस प्रकार लाना है कि एक दूसरे के लंबवत हो। तो भाई कैसे लाएंगे, अगर हाँ ये देखो इस तरीके से देखो, अगर हम मान लेते हैं कि अगर एक मिनट, हाँ थोड़ा ये हमारा झुक नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे मानो। तो एक दूसरे की ये तीनों उंगली क्या लंबवत है, जरा गौर से देखो। अगर इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, अब मान लेते हैं कि ई आधार हो जाएगा ना, तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये पार्ट, ये आधार हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा। अगर हम ई आधार मान लेंगे ना तो ई हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के लंबवत हो तो इस तरह का फैलाइएगा ना, तो ये तीनों उंगली जो है ना अलग अलग दिशा में सूचित करता है, यानी तीनों उंगली, इसको ये उंगली किसको दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, उससे आपको पता चलेगा। तो ये जो अंगूठा है वो चालक की गति को दर्शाता है। फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम में ये अंगूठा जो था वो बल को दर्शाता था, ठीक है, और ये चालक की गति को दर्शाता है। ये बस फर्क है इसमें, ठीक है। और ये जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है यहाँ पे, और ये जो हमारा माध्यम उंगली है ये दर्शा रहा है चालक में प्रेरित विद्युत धारा, यूँ समझो तो प्रेरित विद्युत धारा को दर्शा रहा है, ठीक है। और यही अगर आपसे पूछे कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम अगर एग्जाम में आ जाए तो आराम से ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा और ये फिगर बना दीजिएगा, आपको बड़े ही आसानी से आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और आपको बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको समझाऊंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, डिफिनेशन पढ़िए। लिखा गया कि जब कोई चालक तार की कुंडली, यानी कोई चालक तार की कुंडली होना चाहिए, ठीक है, जब कोई चालक तार की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है अथवा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो एक एक करके प्रयोग से हम समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे प्रयोग 1 और प्रयोग 1। फर्स्ट से ही हम समझ लेंगे प्रयोग 1 से। जब कोई चालक तार की कुंडली, यानी चालक तार की, चलो हम कुंडली बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्या बना लेते हैं, कुंडली। चलो चालक तार की कुंडली बना लिए। तो जब कोई चालक तार की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, यानी इस चालक तार की कुंडली अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगी तो क्या होगा वो पता करना है। तो पहले हम इसका चालक तार की कुंडली का परिपथ बना लेते हैं इस तरह से। ये चालक तार की कुंडली हो गया और यहाँ पे परिपथ बना करके समझो यहाँ पे आपको लगा देना है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा देना है, गैल्वेनोमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे एक सुई रख देते हैं, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर समझो कि लगा देना। आपको यहाँ फिगर देखो आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब यहाँ से मान लेते हैं कि कोई चुंबक लाते हैं, क्या लाते हैं, चुंबक, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से अगर इस चुंबक को यहाँ पर जैसे जैसे पास लाएंगे, मान लेते ये चुंबक दूर है तो ये क्या होगा, समान रहेगा ये गैल्वेनोमीटर का सुई,
ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है जरा एक बार पढ़ लो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ो गौर से तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपने समझ गया कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो उसी तरह से अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर यहाँ पे लाएंगे, अगर ये नॉर्थ है इस साइड लाएं, अगर ये सुई जो है, ये सुई इसके दिशा में ऐसे करके घूम गया ना, ये इधर से इधर घूम गया, तो समझो कि यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा है। अगर ये सुई न हिलता है न डोलता है तो समझो कि यहाँ पे परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न नहीं है। ठीक है, तो अगर हम जो ही इसको साइड में लाएंगे यानी पास में लाएंगे नॉर्थ वाले इस चुंबकीय क्षेत्र को इधर, तो ये सुई क्या करेगा, ये घूम करके इसकी दिशा में घूम जाएगा। तो समझ जाना भाई कि यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र है। और इसी को साउथ को इधर लाओ और नॉर्थ को उधर जाने दो। ठीक है, साउथ को इधर लाओगे, नॉर्थ को उधर जाने दोगे, यानी उत्तरी ध्रुव को उधर, दक्षिणी ध्रुव को इधर लाएंगे, तो ये जो इंडिकेट करता है ना, ये इधर ना जा करके ये इधर घूम जाएगा, इस साइड दूर भागेगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब हम अगला देखते हैं। और हाँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विद्युत प्रेरण क्या है उसको समझाए, तो ये लिख दीजिएगा और ये प्रयोग 1 करके ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, आप को अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगला हम लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब मैं आपको समझाऊंगा विद्युत जनित्र के बारे में। ये विद्युत जनित्र होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्युत जनित्र यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत जनित्र क्या होता है, तो आप कहोगे भाई यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। मैंने यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा पर सेपरेट वीडियो बना करके रखा है, आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि ये, तो अगर आपसे डिफिनेशन एग्जाम में पूछे कि विद्युत जनित्र क्या है, तो आप कहेंगे यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। या ऑब्जेक्टिव तौर पे इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे विद्युत जनित्र। ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या है, यानी किस पे ये कार्य करता है, तो यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। हाँ, याद रखना कि विद्युत जनित्र किस पर आधारित है, विद्युत जनित्र किस पर आधारित है, किस घटना पे, तो कहना यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। ओके, इसका संरचना क्या है, यानी विद्युत जनित्र का संरचना क्या है, यानी किन किन से जाकर के बनता है विद्युत जनित्र। तो पहली नंबर चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें, फिर आर्मेचर होगा। आर्मेचर क्या होगा, मैंने विद्युत मोटर में मैंने आपको समझाया था कि आर्मेचर क्या होता है, जो बीच में घूमता रहता है वो आर्मेचर होता है। ठीक है, और उसके बाद एक वलय। वलय क्या होता है, यानी जिस वृत्त का एक ही, यानी मान लो कि वलय जैसे ये एक केंद्र है, एक और वृत्त, एक और वृत्त, एक और वृत्त, तो जिस, यानी इन सभी वृत्त का एक ही केंद्र हो, यानी जितने भी सारे वृत्त होंगे उन सभी वृत्त का एक ही केंद्र होगा, वो वलय कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको दर्शाया था, इस तरीके से घूमता रहता है। ठीक है, उसी में। तो आई होप कि विद्युत जनित्र समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब मैं आपको समझाऊंगा दिष्ट धारा तथा प्रत्यवर्ती धारा में अंतर। ठीक है, तो आंसर मैंने लिखा कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में परिवर्तित रहती, यानी कि बहती है। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो होता है सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जैसे ये सीधा बहेगी ये धारा। ओके, उसके बाद है जबकि प्रत्यवर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल में पश्चात अपने दिशा में उत्क्रमित होती है। इट मीन्स कि ये नीचे ऊपर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, यानी एक बार प्लस और उसके बाद एक बार माइनस, प्लस और माइनस, इस तरीके से बहती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये टोटल 50 हर्ज पूरा करती है, प्लस माइनस को लेकर के 50 हर्ज। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में कितने हर्ज, 50 हर्ज। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे भारत में कितने हर्ज पर बिजली आती है, तो वही 50 Hz, 50 हर्ज। ओके, तो 50 हर्ज मानिए 1 सेकेंड में ये प्लस माइनस कितने बार करती है, 50 बार। ठीक है, अगर प्लस माइनस कहा जाए तो ये 100 बार हो गया, लेकिन प्लस माइनस एक साथ लेकर के 50 बार 1 सेकेंड में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर इसके बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं एसी तथा डीसी करंट में अंतर, तो ये तो नॉर्मल मैंने बताया है, पूरा डिटेल से मैंने बता रखा है। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे एसी करंट तथा डीसी करंट में अंतर बाय पंकज सर, तो आपको देखने को मिलेंगे। ओके,
नोट कर लो भाई, ठीक है। एग्जाम में अगर आ जाए तो इतना लिख दो, बहुत है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है लघुपतन क्या होता है। लघुपतन हम समझ लेते हैं। लिखा गया कि किसी विद्युत युक्ति में धारा का कम प्रतिरोध से प्रवाहित होना क्या कहलाता है, लघुपतन कहलाता है। तो लिखा गया कि किसी विद्युत युक्ति में धारा का कम प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा करंट आप जानते हैं, युक्ति यानी कोई भी युक्ति होना चाहिए, ठीक है। जनरेटर ले लो, बिजली ले लो, ठीक है, कोई भी, तो कम प्रतिरोध से प्रवाहित होना लघुपतन कहलाता है। प्रतिरोध यानी जो धारा के प्रवाह का विरोध करता हो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो ये है लघुपतन का डिफिनेशन, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसी के साथ मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। रह गई अब प्रत्येक चैप्टर के पाठ के प्रश्न उत्तर, तो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट।